तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 21/10/2024, शिफ्ट नंबर 1 रहेगा, सेट नंबर 30 रहेगा। और अगर आप टाइमिंग की बात कहें तो रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपसे यूट्यूब पर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट्स के साथ में। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। आपको गलत स्पेलिंग का इसमें से चयन करना है, कौन सी स्पेलिंग इसमें से गलत है। तो एब्स्टिनेंट की स्पेलिंग ठीक है, एबसिस की स्पेलिंग भी ठीक है यहाँ पर। और एक अरे और एब्स्ट्रैक्ट की स्पेलिंग भी ओके है। देन हमारे पास में अगली जो वैल्यू है एब्सेंस। एब्सेंस को अगर आप देखें तो एब्सेंस में जो स्पेलिंग है वो कौन सी क्या क्या गड़बड़ हो रही है स्पेलिंग। एब्सेंस में आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर ये एस नहीं आता, एब्सेंस में क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग, जो गलत स्पेलिंग थी वो थी ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पर आऊँगा। 2 कैसे काम करता है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक के लिए। आई कुड डैश द रीज़न फॉर बीइंग। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बीइंग के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का। तो मैं यहाँ पे सारे वर्डों को देखता हूँ। पहला वर्ड है बार्ड। बार्ड का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पोइट होता है, पोइट जो होता है उसको बार्ड बोला जाता है, कवि। और यहाँ पे जो वर्ड आया ना बार्ड, इसका मतलब तो क्या होता है, किसी चीज़ को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना। तो ये दोनों तो होने की संभावना है ही नहीं है। वहाँ पे रीज़न पता करने की बात है। फाइंड का मतलब अच्छा होता है, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। बार्ड थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये बार्ड नहीं आ पाएगा। देखिए, फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फाइंड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो किस चैप्टर में से पूछा गया है, ये वर्ब चैप्टर का आया है और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में ना फालतू इधर-उधर की बातचीत नहीं करता हूँ। मैं अपने वीडियो में केवल एक क्वेश्चन और उसके आंसर पर डिस्कशन करता हूँ मैं। अगर आपको किसी तरह का कोई एंटरटेनिंग चैनल चाहिए तो आप किसी और पे चले जाइए। मेरी क्लास में, मेरे वीडियोज़ के अंदर केवल और केवल आपको स्टडी की बातें मिलेंगी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, उसका एक आंसर रहेगा। यही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। अगर आपका पेपर में अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी है। आपके पेपर के 60 मिनट ये फैसला करते हैं कि आप आगे 60 साल में क्या करने वाले हो। और अगर ये 60 मिनट आपके ख़राब हो जाते हैं तो 365 दिन का वेट होता है और 60 साल का भी इंतज़ार रहता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ सिटीजन बाय द सिटीजन टू रिस्टोर पैरिटी। देखिए, मैं इसके बारे में बताऊं, अगर जो बुक जो आंसर कर रही है, यानी जो एसएससी जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसका सेकंड आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं इसका किसी भी हालत में सेकंड आंसर मानने को तैयार नहीं हूँ। मोस्ट न्यूमरस अटेम्प्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है, संख्या, और मोस्ट का यूज़ संख्या के लिए तो कैसे ही कर दिया इन लोगों ने। मेरे हिसाब से तो इसके अंदर नो एरर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन नंबर 4 लगा रहा हूँ, और जो बच्चे एसएससी की तरफ जाना चाहते हैं वो ऑप्शन नंबर 2 लगाइएगा। लेकिन जो प्रॉपर ग्रामेटिकल अगर देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम आपको बताना है, कौन सा वर्ड का बताना है। वी एंजॉयड द जेंटल ब्रीज दैट वाज ब्लोइंग। जेंटल ब्रीज का मतलब होता है सुहावनी हवा, मनमोहक हवा। एक बहुत ही नर्म, कोमल और मनमोहक हवा को हम लोगों ने एंजॉय किया। तो जेंटल का मतलब क्या होता है, जो मन को अच्छी लगे, टेंडर हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो, इस तरह की कंडीशन। अभी इसका अपोजिट आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास में गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है, डेकोरेट। किसी चीज़ को क्या करना, डेकोरेट करना। सॉफ्ट का मतलब तो आपको पता ही है सभी लोगों को। सॉफ्ट का मतलब आरामदायक होता है या कंफर्टेबल भी कह सकते हैं आप। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र हो, है ना, हम्बल हो।
और वायलेंट का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, हिंसक हो, आक्रामक हो, एग्रेसर हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अपोजिट बताना है ना हमको, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 पर पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स। अब मुहावरा आपको बताना है, ये जो वर्ड है, इफ द टू फैमिलीज कुड फॉरगेट देयर पास्ट क्वारल फॉर एवर बोथ कुड बेनिफिट इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है बड़े रूप में, बहुत ज़्यादा। तो यदि दो परिवार अपने पुराने झगड़ों को भुला देते हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो पुरानी झगड़ों को भुला देना, उसको क्या बोला जाता है, देखते हैं हम लोग। ये है हमारे पास में कट टू द क्विक। इसका मतलब क्या होता है, डीपली हर्ट। डीपली हर्ट, किसी को डीपली हर्ट इमोशनली। डीपली हर्ट, कोई अगर इमोशनली अगर हर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कट टू द क्विक कहते हैं। कैच द टार्टर का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट। एक ऐसे विरोधी को, एक ऐसे विरोधी का सामना करना जिससे आपने सोचा ही नहीं था, है ना। बरी द हैचेट का मतलब पुरानी लड़ाई को भुला देना। पुरानी लड़ाई को भुला देना, पुरानी लड़ाइयों को, झगड़ों को समाप्त कर देना। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर रहने वाला है। और नंबर 4 है हमारे पास में डू अ गुड टर्न, जिसका मतलब होता है किसी का फेवर करना, किसी का सहयोग करना, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, तो दोनों परिवार अगर अपने झगड़े भुला देंगे, बरी द हैचेट, पुरानी लड़ाई को समाप्त कर देंगे, तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और वैसे भी लड़ाई से किसी को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको थोड़ा लाभ हो जाए, लेकिन बाद में उसका नुकसान ही रहेगा। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी रिगार्डिंग चेंजेस इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज नॉट एक्सेप्टेड। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, कमेटी ने कहा था कि जो योग्यता के जो क्राइटेरिया हैं वो उनको स्वीकार नहीं करेगी। तो रिकमेंडेशंस क्या है हमारे पास में, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यहाँ वाज नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिलीगुड़ी हैज़ ज्वाइंड द नेशंस टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट बाय एन इंडियन। सिलीगुड़ी के अंदर एक सेलिब्रेशन किया गया, माउंट एवरेस्ट पे पहली बार जो फतेह की गई थी उसकी गोल्डन जुबली मनाई गई थी। अब देखिए क्या आंसर आपका होना चाहिए प्रॉपर। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट वाला स्टेटमेंट ही ज़्यादा सही रहेगा, और वो सही रहेगा उसका रीज़न ये है कि प्रेजेंट की कंडीशंस को ये लोग बता रहे हैं। द डिटेल गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर वाज द डैश वन। जो भी डिटेल इंस्ट्रक्टर के द्वारा दी गई थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कई अपने वीडियोस में कह चुका हूं, बेटा जाकर एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़िए, डिग्री चैप्टर को पढ़िए। अगर आप इन दोनों चैप्टर को, यानी है तो वो एक ही चैप्टर, अगर आप इन दोनों पार्ट को पढ़ लेते हैं, गारंटेड आपके एमटीएस के अंदर 25 में से 3 क्वेश्चंस तो इसी के ही आ रहे हैं। अगर आप वाकई सफलता चाहते हैं तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो अपडेटिंग नहीं होगा, मोर अपडेशन नहीं होगा, अपडेट्स नहीं होगा, मोस्ट अपडेट होगा, क्योंकि दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मोस्ट अपडेटेड। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या बोल रहा है, शिवा इज अ हार्ड वर्कर। शिवा क्या है, एक बहुत ही मेहनती लड़का है। एंड ही वर्क्स डैश। तो देखो मेहनती है तो मेहनत का ही काम करेगा, बैड काम तो करेगा नहीं। स्कार्सली का और हार्डली और स्कार्सली दोनों का मतलब होता है मुश्किल से। दोनों का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। मेहनती लड़का है तो मुश्किल से काम करेगा, नहीं। मेहनती लड़का है तो मेहनत से काम करेगा, बहुत मेहनत का काम करेगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, आपको अंडरलाइन करना है दिए गए पार्ट को। यू कैन डू योर वर्क वेल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम।
आप अपने काम को दिए गए समय में कर सकते हैं। एंड बी मोर प्रोडक्टिव, और आप बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं इफ़ यू लर्न टू कीप वीडियो गेम्स एट लेंथ ऑफ योर आर्म। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपसे ईडियम एंड फ्रेजेस के अंदर पूछ लिया गया। अब एक्चुअली ईडियम एंड फ्रेजेस का डायरेक्ट मीनिंग नहीं पूछा जाता, दो पैटर्न से ईडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। देखिए पहला पैटर्न मैं आपको याद दिलाऊं कौन सा है। फर्स्ट पैटर्न था ये वाला। फर्स्ट पैटर्न में क्या था, ईडियम का एक यहाँ पर एक हिंदी मीनिंग लिख दिया है और अपोजिट पूछा गया है। वैसा क्या होता है, ईडियम का मीनिंग बताना होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया उसका मीनिंग, और यहाँ 4 ईडियम्स दे दिए आपको, ऑप्शन में 4 ईडियम्स दे दिए हैं। तो ये पहला पैटर्न हो गया। अब सेकंड पैटर्न देखना, सेकंड पैटर्न में ये क्या कर रहे हैं, सेकंड पैटर्न में कहीं पे नहीं लिखा कि ये ईडियम है, लेकिन यहाँ पे देखो अंडरलाइन वाले पार्ट के अंदर एट द लेंथ ऑफ योर आर्म, एट आर्म्स वेट, एट आर्म्स ऑफ योर लेंथ, एट आर्म्स ऑफ हिज लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, यानी एक मुहावरा पूछा है और उसका मिस यूज दे दिया, मिस स्पेल्ड करके दे दिया है। जो सही मुहावरा होता है वो ये होता है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, दूरी बनाए रखना। क्या होता है, मेक डिस्टेंस। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको वीडियो गेम्स या मोबाइल फ़ोन से दूरी बना के रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11 पर। 11 किस चीज़ को दर्शा रहा है, 11 में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, रियॉट्स हैव ब्रोकन आउट ऑल ओवर द कंट्री एंड एवरीथिंग इज इन अ स्टेट कंप्लीट chaos। तो देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन फ्रेज किया गया है इसका मीनिंग है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल। जहाँ पर शासन की कमी हो, जहाँ पर क्या हो, शासन की कमी हो, उसको क्या बोला जाता है, उस स्थान को क्या बोला। तो डिक्टेटरशिप को तो बोला जाता है तानाशाही। इसमें क्या होता है, रूल बाय वन विद एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर, एक ऐसा एब्सोल्यूट पावर, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का शासन काल हुआ करता था तो उधर पे क्या चलती थी, तानाशाही चलती थी। राजा ने कह दिया वही करना पड़ेगा। ओलिगार्की के अंदर क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप होता है और स्मॉल ग्रुप क्या करता है, लोगों के ऊपर शासन करता है। और प्लस ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, सिविलाइज्ड होता है, वेल बॉडीड होता है, वेल माइंडेड होता है। मोनार्की में क्या होता है, राजा या रानी के द्वारा किया गया शासन, तो मोनार्की कहलाता है। और एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहां पर शासन की कमी हो। तो हमारा जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4 लग जाएगा, यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग आ रही है, आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो यूनानिमस की स्पेलिंग दैट इज ओके। इनकन्वीनियंस की स्पेलिंग को अगर देखें तो इनकन्वीनियंस ओके है। कंसाइंसस, यहाँ पे ये कंसाइंटियस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी मिलेनियम की स्पेलिंग ओके है। मिलेनियम की स्पेलिंग में अक्सर गलतियाँ करते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, डबल एल आता है, डबल एन आता है मिलेनियम की स्पेलिंग में, है ना। अभी फिलहाल जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इनके मीनिंग देख लें एक बार हम लोग। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, जिसमें आप सहमति हो, सब लोगों की सहमति हो। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, यानी प्रॉब्लम हो रही हो, ट्रबल हो रहा हो। और कंसाइंटियस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या हो, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो। और मिलेनियम का मतलब 100 वर्षों से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 पर सॉरी। 13 में क्या बताना है, सिनोनिम आपको बताना है। द प्रिजनर वर लिविंग इन अपेलिंग कंडीशंस। जो प्रिजनर हैं, यानी प्रिजनर कौन होते हैं, जो कैदी हैं, कैदी कैसी स्थिति में रह रहे हैं, अपेलिंग कंडीशन में रह रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर कंडीशन में रह रहे हैं। जैसे हमारे जो पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था, है ना, काला पानी की सज़ा। वीर सावरकर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो 2 बार काले पानी की सज़ा जिनको, है ना। और उनके शायद भाई भी दामोदर
विनायक दामोदर करके उनके भाई थे, मेरे को ठीक से नाम याद नहीं है। तो वो भी उसी सेम जेल में थे दोनों भाई, और उनको पता भी नहीं था कि हम सेम जेल के अंदर हैं, जिसको काला पानी की सज़ा बोली जाती। तो अपैलिंग का मतलब क्या है? भयंकर स्थिति थी। अच्छा, डेयरिंग का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ब्रेव, बोल्ड, हीरोइक, शिवलरस। इंजेनस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा भोला-भाला हो, इनोसेंट हो। शॉकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, भयंकर स्थिति होना। ऑप्शन नंबर 3 लग जाएगा इसका। और रिस्की का मतलब क्या होता है? डेंजरस, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ। आपको क्या करना है? होमोफोन्स बताना है और सही होमोफोन का यूज़ करना है आपको। अच्छा, होमोफोन क्या होते हैं? होमोफोन मतलब सेम साउंड, जिनका साउंड सेम सुनाई देता हो, जैसे सी, शी, एक जैसा सुनाई दे रहा है ना, सी। तो सी देखना, सी का मतलब सागर, शी का मतलब वह। तो देखो ये तीनों एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, तो ऐसा ही ये वर्ड आ रहे हैं अपने पास में। इनमें से एक वर्ड सेट करना है। लुकिंग अप शी रियलाइज्ड शी हैड स्वम डैश देन शी हैड थॉट। देखिए जैसे देन की बात आ गई तो 100% यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आनी है। और तैरने की बात है तो मतलब जब भी तैरेंगे तो डिस्टेंस की बात आएगी। जब हम तैरते हैं तो डिस्टेंस ही तो कवर करते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या क्या आता है? एक तो फारदेस्ट आता है और एक फर्दर आता है डिस्टेंस के लिए। अच्छा, ये वाला जो फर्दर है ये दोनों के दोनों टाइमिंग को दर्शाते हैं, तो ये दोनों तो आने से नहीं रहे। आपको यहाँ पे देन दिया हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, ये सुपरलेटिव डिग्री है। आंसर जो लगेगा ऑप्शन नंबर 4 लगेगा, फार्दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आऊँगा। 15 में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग में देख लेते हैं। पहला वर्ड है ह्यूमरस, ठीक है। फैमिलियर की स्पेलिंग भी ठीक है। हाँ भैया, पैरेलल की स्पेलिंग क्या है? गलत है, यहाँ पे ई नहीं आता है, क्या आता है? ए। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और अचीव की स्पेलिंग भी सही है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में? ये तो फ्री हिट क्वेश्चन आ गया था। देखिए अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपके एग्ज़ाम के अंदर केवल एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा कोई फालतू चीज़ नहीं होती वहाँ पे। अगर आप उसको कर पा रहे हैं तो आपका जीवन बन जाएगा। नहीं तो बेटा गवर्नमेंट जॉब के अंदर कई लोगों को 5-5 6-6 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, उनको अभी तक नहीं मिल पाई है ना? और कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी लौट आते हैं, है ना? तो हमने तो भैया देखा, हम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी लौट कर आए, तो हमको ये मालूम है कि मेरिट में आने के लिए बहुत दम लगती है, और जब जब आप मेरिट में पहुंच जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर और दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। मेरे को बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं अपने इस अनुभव से कह रहा हूँ, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखिए, प्लस अपनी तैयारी को इतना शानदार रखिए कि जैसे ही एग्ज़ाम आ जाए तो आप ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पे नया पढ़ रहे हों। जब आपका एग्ज़ाम आए तब आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए, ना कि पढ़ने का, है ना? नया ही पढ़ते रहोगे तो रिवीजन कब करोगे यार? रिवीजन से सिलेक्शन होता है, प्रैक्टिस से होता है। देखिए, द मेरिट्स ऑफ द पॉसिबिलिटी अनफोल्ड दैट द मैन व्हेन एन आर्टिस्ट एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ द क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट। देखिए कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए जिसमें चारों के चारों सेंटेंस में ग्रामेटिकल करेक्शन ढूंढने की बात कही जाए, तो आप मान के चलिए 99% वो जो क्वेश्चन होगा वो आर्टिकल बेस्ड होगा। किस पर होगा? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, बोला गया है मेरिट का मतलब क्या होता है कि कई सारी संभावनाएं हैं, अनेकों संभावनाएं हैं। जब एक आर्टिस्ट अपने जब एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है या कला की यात्रा पे जा रहा होता है तो अनेकों संभावनाएं उसके सामने खुलती जाती हैं। तो यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होता मेरिट के साथ में कभी भी, ये यहाँ पर भी नहीं होगा। तो मेरिट्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अनफोल्ड्स व्हेन द आर्टिस्ट नहीं बेटा, क्या आएगा? एन आर्टिस्ट एम्बार्स ऑन अ जर्नी, जब वो एक यात्री किसी एक अज्ञात यात्रा पर होता है। जब एक कलाकार अज्ञात यात्रा पर होता है
तब उसके मन के अंदर की या उसके अंदर की अनेकों संभावनाएं उत्पन्न होती हैं कला बनाने की। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूं। 17 क्या बोल रहा है? वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन द कोर्ट। व्यक्ति जो लीगल एक्शन लाता है कोर्ट के अंदर किसी के खिलाफ, तो इसको क्या बोलते हैं? मुकदमा करने वाला। कौन होता है ये व्यक्ति जो मुकदमा करेगा? मुकदमा करने वाला। ठीक है, तो अब हमको सारा का सारा वर्ड देखना है इनमें से कौन सा हो सकता है। पहला है ये फोर्थ वाला, देखिए प्रेगमेटिस्टिक। इसका मतलब होता है व्यवहारिक, है ना, जो क्या हो, प्रैक्टिकल हो, जिससे हम व्यवहारिक कोई बात हो तो प्रैक्टिकल हो, कोई सिचुएशन। और सैंक्टिमोनियस का मतलब क्या होता है? ये होता है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट का मतलब होता है ढोंगी बाबा, है ना, दिखावटी। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? जहां पर क्या करते हैं, सिक्कों को बनाया जाता है ना, कॉइन से रिलेटेड। नहीं, न्यूमिस्मेटिक ये होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों को जहां बनाया जाता है बेटा उसको तो मिंट कहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉइन्स की बात हो रही। और प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है मुकदमा करने वाला। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर आते हैं। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। वर्ड है प्रेजेंबली। प्रेजेंबली का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ संभावना हो, संभावना नहीं हो किसी चीज़ की, है ना। आप संभावना कर रहे हैं किसी चीज़ के होने की, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, संभावना। अच्छा, सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आपने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, सफल हो गए। सर्टेनिटी का मतलब होता है स्थाई, स्टेडी, स्थाई हो कोई चीज़। लिबरली का मतलब क्या होता है? कोई फ्री हो, मुक्त हो। और अनलाइकली का मतलब क्या होता है? असंभव हो कोई काम। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 19 पर आते हैं। ग्रामेटिकली आपको करेक्ट बताना है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए पूरे चारों सेंटेंस एक जैसे हैं। अगेन बेटा ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए 2-3 चैप्टर ऐसे आ गए जो आपको करना ही करना है। जैसे आर्टिकल के देखिए 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो बेटा एडजेक्टिव और डिग्री के ही आ रहे हैं। आप तैयार रहिए इसके लिए। एक एडवर्ब चैप्टर भी तैयार करिए, गारंटीड आपको एडवर्ब के क्वेश्चन मिलेंगे। 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से घूम फिर के वो पूछ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तैयार करें, टेंसेस को तैयार करें ना। अभी कंजंक्शंस के ज़्यादा यूज़ देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर जैसे प्रोनाउन पे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उन चैप्टर को थोड़ा सा साइड करके जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिल रहे हैं उनको फोकस कर लीजिए। आवर प्रिंसिपल इज़ अ ग्रेट टीचर एंड अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले मैं आर्टिकल के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप ए का एन का यूज़ करते हैं, और का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप ए का यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आर्टिकल है उसको देख लीजिए। ग्रेट में गा की आवाज़ आ रही है, ए का यूज़ हो रहा है, ए का यूज़ हो रहा है, ए का यूज़ हो रहा है। ठीक है, फोर्थ वाले में ए का यूज़ नहीं हो रहा है, इसको साइड कर दीजिए। ठीक है, ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर एंड ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर ग्रेट बोल रहा है और दोबारा से ग्रेट बोल रहा है, रिपीटेशन लगा रहा है एडजेक्टिव का, तो गलत हो गया, है ना। अब सेकंड चीज, प्रिंसिपल क्या है? एक सिंगल सब्जेक्ट है। और जब सिंगल सब्जेक्ट होता है, जब एक पर्सन की दो क्वालिटी को इंडिकेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा आर्टिकल फर्स्ट वाले नाउन के साथ लगाया जाता है, सेकंड वाले के साथ नहीं लगाया जाता। यहाँ सेकंड वाले के साथ में लगा हुआ है, थर्ड वाले में इसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर रहेगा। जब पर्सन सिंगल होता है तो एडजेक्ट आर्टिकल भी सिंगल ही आता है, और पहले वाले के साथ आता है, सेकंड वाले के साथ नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं। He sings good among all the contestants in the singing competition। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको देखना है, सिंग्स क्या है बेटा? एक वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए होता है। गुड क्या है बेटा? एक एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। हमको चाहिए एडवर्ब, तो गुड को काट के क्या बनाया जाएगा? वेल। वेल क्या होता है? एक एडवर्ब होता है, और यही इसका सही आंसर होगा। वेल का यूज करेंगे आप। ठीक है, मैंने कहा ना एडवर्ब का चैप्टर ज़रूर पढ़िए, आ रहा है गारंटेड एक क्वेश्चन उसमें से। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले एक एक पैटर्न को मैं ऐसा रटवा दूंगा जैसे आपने 2 का पहाड़ा रट रखा हो। 2 1 2, 2 एकम 2,
इस तरीके से इंग्लिश के पैटर्न को रटवा दूंगा और मैंने ये बात कई बार प्रूफ करके भी दिखाई है। अभी जितने भी हमारे क्लर्क भाई हैं, इस बार मेरे एरिया में मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि माता सरस्वती की कृपा समझता हूँ। मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा आर्मी क्लर्क के, मैं आर्मी क्लर्क का भी बैच पढ़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा आर्मी क्लर्क का सिलेक्शन मेरे पास में है। मोर देन, अभी तक मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ मैं, मोर देन 200 प्लस सिलेक्शंस अभी तक मेरे पास आर्मी क्लर्क के अंदर है विद प्रूफ। कोई फेक एडवर्टीजमेंट नहीं, कहने को मैं 2000 कह के निकल जाऊँ, फिर बाद में मैं प्रूफ नहीं दिखा पाऊँ, तो वो मैं काम नहीं करता। जो बात है तो मैं बताना। अभी एसएससी स्टेनो में भी बच्चों ने पेपर क्रैक किया है। तो जिन बच्चों ने क्रैक किया भैया, उनकी स्टेनो क्लास सुबह 10 बजे चल रही है, शॉर्ट हैंड राइटिंग वाली क्लास। तो आप अटेंड करें, आएँ। केवल वीडियो देखते रहने से नहीं आएगी शॉर्ट हैंड, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो करें, अब नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे, फिर 1 साल का वेट करना फिर बैठकर। तो देखिए भैया, सेट नंबर 30 है। कल मैं आपके लिए सेट नंबर 31 लेकर आऊँगा। रोज़ाना रात को 9 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पे लाइव हो जाती है। और अब हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इसको देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज़ हाईली एडवांटेजेस टू अस इंटेलेक्चुअली। देखिए, जो पढ़ने की जो आदत है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, दिमागी रूप से, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से भी। एज वन गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, अगर एक व्यक्ति को पढ़ने की आदत पड़ जाए, वन गेट्स मेंटल डैश, व्यक्ति को क्या मिलती है? मेंटल क्या मिलता है? कवरेज, कवरेज जैसे समाचार मिलता है। एग्जॉक्शन, एग्जॉक्शन का मतलब थकान होती है। सफलता मिलती है? नहीं। अगर किसी को पढ़ने की आदत पड़ जाती है ना, तो उसको क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप बिलीव कीजिए, मैं 7 घंटा वर्क करने के बाद में 7 आवर्स का मेरा टीचिंग शेड्यूल है, और उस 7 आवर के टीचिंग शेड्यूल के बाद में भी आपको लगेगा सर इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। बिलीव कीजिए, मैं 5 आवर्स लाइब्रेरी में स्पेंड कर लेता हूँ आराम से, और मैं अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा हूँ। और कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो 7 + 5 = 12, सर 12 घंटे वर्किंग कर रहे हैं। अरे कोई वर्किंग नहीं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ 12 घंटे में। 7 घंटे तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद है। 5 घंटे मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद नहीं है। लाइब्रेरी में जाके स्टडी करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। हे भगवान! ऐसा लगता है किसी ने जेल में लाके बंद कर दिया हो। इट हेल्प्स अस एक्वायर, इट हेल्प्स अस एक्वायर डैश एंड अटेन इंटेलेक्चुअल डैश। तो ये हमको किस चीज़ में मदद करती है? एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, रेडीनेस यानी तत्परता, किसी काम के लिए तत्पर रहना, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति। ये हमको क्या करती है? नॉलेज देती है। रीडिंग हमको क्या देती है? नॉलेज देती है। एंड अटेंट इंटेलेक्चुअल डैश, और इससे क्या होता है? हमारी बुद्धि का क्या होता है बताइए? क्रिएशन, कंप्रेशन, छोटी हो जाती है बुद्धि, स्टैग्नेशन, रुक जाती है नहीं, एक्सपेंशन, हमारी नॉलेज का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, बुद्धि का विकास होता है, फैलाव होता है। ऑप्शन नंबर 4। रीडिंग टेक्स अवे अवर डैश। तो रीडिंग से होता क्या है बताइए? रीडिंग से क्या होता है? रीडिंग हमारे किस चीज़ को ख़त्म करती है? विगोर मतलब शक्ति को ख़त्म करती है? नहीं। हमारे समय को नष्ट करती है? नहीं। कंसर्न समझदारी को ख़त्म करती है? नहीं। बोर्डम टेक्स अवे, हमारा जो बोर होते हैं, हमारी बोरियत को ख़त्म करती है। रीडिंग कैन ब्रिंग, रीडिंग ला सकती है, क्या ला सकती है? डैश इन आवर सोरोफुल टाइम एंड गाइड अस इन आवर ड्यूटी। रीडिंग हमारे बुरे समय में हमको सहयोग कर सकती है। ऑपरेशन मतलब दबाव? नहीं। लेथार्जी मतलब आलसी, रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा, कंफर्ट, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा आपका रिवीजन है, तो एग्ज़ाम टाइम पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी एग्ज़ाम की। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।